नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। परामर्श क्या होता है, यानी परामर्श का परिचय, प्रकृति, उद्देश्य एवं क्षेत्र यानी काउंसलिंग का इंट्रोडक्शन हम समझेंगे, नेचर समझेंगे, पर्पस समझेंगे और उसके स्कोप क्या हैं। सबसे पहले जो बात कर रही हूँ परामर्श। परामर्श को चलिए समझते हैं, इसका सबसे पहले अर्थ समझते हैं। मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। परामर्श जो है दो व्यक्तियों के बीच उद्देश्यपूर्ण एवं समान आधार पर एक संबंध है, यानी एक रिलेशनशिप है जिसमें क्या हो रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच में एक उद्देश्य, कोई ना कोई पर्पस है और उनका जो जो एक बेस है वो समान है, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो प्रशिक्षित होता है, यानी दो जो व्यक्ति में से एक व्यक्ति क्या है वो ट्रेनर होता है, ट्रेंड होता है, और तथा दूसरा जो है स्वयं को और वातावरण को बदलने में सहायता करता है दूसरे की, यानी जो प्रॉब्लम में है उसको, क्या प्रॉब्लम है उसका जो एनवायरनमेंट है वो सब चेंज करने के लिए वह मदद कर रहा है। ये थोड़ी टिपिकल लैंग्वेजेस में परामर्श का अर्थ समझ रहे हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मायर्स के अनुसार परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के बीच में संबंध है। ये समझिए सबसे पहले कि जो दो व्यक्ति हैं उनके बीच में कोई एक रिलेशन है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता देता है, यानी यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है या जो भी कंडीशन है उसमें वो सहायता प्रदान कर रहा है, विशेष प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है। हैरीमैन के अनुसार और समझते हैं तो परामर्श जो है वो मनोउपचारात्मक संबंध है। यहाँ पे अब हमने एक और चीज, अभी तक हम रिलेशनशिप की तो बात कर ही रहे कि दो व्यक्तियों में संबंध है, मगर मनोउपचारात्मक यानी जब हम मन से ग्रसित होते हैं उसका उपचार करने के लिए, रेमेडी करने के लिए जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वहाँ पे इसे फोकस किया जा रहा है कि परामर्श जो है मनोउपचारात्मक संबंध है जिसमें एक प्रार्थी यानी जिसमें से और एक सलाहकार से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करता है, यानी एक सलाह लेने वाला और एक सलाह देने वाला, और डायरेक्ट उसको जो है वो सहायता मिल रही है या नकारात्मक भावनाओं को कम करने का अवसर मिल रहा है। जो भी नेगेटिव चीज़ चल रही है उसे कम करने का और व्यक्तित्व में सकारात्मकता की वृद्धि करने के लिए मार्ग साफ हो जाता है। यानी जब हम नेगेटिव चीज़ हमारे दिमाग से हटेगी तभी तो हम पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा पाएंगे या वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें वहाँ जगह ले पाएंगी। तो इस तरह से मनोचिकित्सा दी जा रही है। तो अब आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि काउंसलिंग का अर्थ क्या होता है या परामर्श का अर्थ क्या होता है। आज वर्तमान में कोविड पीरियड चल रहा है और हम देख रहे हैं बहुत अधिक काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि नकारात्मकताएं हमें चारों तरफ से घेर रही हैं। ज़रूरत है कि ऐसे व्यक्ति जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाए। आज देखेंगे कि मनोचिकित्सा की जो बात इसमें मेंशन की गई है कि आज बड़े बड़े अभिनेता, नेता या व्यक्ति इस तरह से समस्याओं से घिरे हैं कि उन्हें काउंसलर की आवश्यकता हो रही है, और आज काउंसलर जो है वो रोल प्ले कर पा रहा है जो उस परिस्थितियों से उसे बाहर निकाल पाए। तो आज काउंसलर की भूमिका या काउंसलिंग क्या होता है ये समझना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो अभी आपने थोड़ा सा जो बुकिश लैंग्वेज है उसके अनुसार उसका अर्थ समझा, और ये मैं बातें कर रही हूँ सामान्य जीवन में भी। आज हम बात कर रहे हैं कि काउंसलर की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और छोटे बच्चों को भी हम देखें तो बहुत अधिक काउंसलिंग की आज ज़रूरत हो रही है। तो क्या होता है, पहले परामर्श समझें, अपन ने अर्थ समझा। अब हम बात करते हैं कि परामर्श की प्रकृति क्या है एवं विशेषताएं, यानी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। क्या होती है प्रकृति, चलिए अपन एक एक करके समझते हैं कि परामर्श जो है किसी के साथ किसी समस्या के विषय में बात करना है। सिंपल बात है कि किसी के साथ, यानी जब संबंध बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति कर रहे हैं, तो वो किसी समस्या के संबंध में किसी विषय पर बातचीत की जा रही है उसे सॉल्व करने के लिए। फिर
परामर्श में दो व्यक्ति होते हैं, ये बात आप समझ ही गए होंगे कि परामर्श जो है वो दो के बीच में होता है। परामर्श की प्रक्रिया में बातचीत द्वारा समस्या का पता लगाया जाता है। यानी काउंसलर जो होता है वो काउंसलिंग करते करते प्रॉब्लम पर पहुंचता है कि वास्तव में समस्या क्या है। परामर्श का जो उद्देश्य है वो सेवार्थी की सहायता करना है, जो प्रॉब्लम में है उसको हेल्प पहुंचाना है, जिससे वह स्वतंत्र रूप से अपनी समस्या का समाधान कर सके। यानी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वही इंसान खुद करे जो प्रॉब्लम में, मगर जो काउंसलर है उसे उस समस्या तक पहुंचना, उसके निदान के उपाय, ये सारी चीजें बताता है। परामर्श जो है एक व्यावसायिक कार्य है। आज के समय में हम बात करें तो काउंसलर की बहुत अधिक मांग होती चली जा रही है। ये प्रोफेशन है, आप किसी को किसी प्रॉब्लम से दूर कर पा रहे हैं। बड़ा ही अनोखा प्रोफेशन होता चला जा रहा है, जिसमें कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए। जब आप इस परामर्श को के लिए आप डिग्री ले लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, तभी आप काउंसलर बन पाते हैं। और आप आज व्यावसायिक रूप से स्कूल स्तर पर भी काउंसलर अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनकी प्रॉब्लम्स का निदान करने के लिए काउंसलर अपॉइंट किए जाते हैं। बड़े लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी प्रॉब्लम्स हर जगह आपको देखने मिल जाएंगी, और काउंसलर की भूमिका हर स्तर के आयु वर्ग के लिए आपको देखने मिल जाएगी। तो आज ये व्यवसायिक कार्य बनता चला जा रहा है। ये विशेषता में हो गया। परामर्श में अंतःक्रिया निहित होती है, इंटरेक्शन, यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं अंतःक्रिया निहित होती है, जिसमें परामर्श द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए सकारात्मक योगदान दिया जाता है। ये हमने परिभाषा में भी या अर्थ में भी देखा था। क्योंकि हम क्या कर पा रहे हैं, उस व्यक्ति में जो नकारात्मकता है, समस्या है, उसे हम दूर कर सकारात्मकता से भर रहे हैं। तो ये अंतःक्रिया द्वारा, किसके, परामर्शदाता और परामर्श लेने वाला, दोनों के बीच की अंतःक्रिया द्वारा ही संभव है। परामर्श की जो क्रिया है वो आमने सामने के संबंध है। नहीं, यहाँ पे हम सामने बैठ के काउंसलिंग करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट वाली बात आती है, प्रत्यक्ष वाली बात आती है। और परामर्श की जो है व्यक्ति की समस्या पे केंद्रित होता है। मेन फोकस होता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, तुम किस बात से व्यथित हो रहे हो, किस समस्या ने तुम्हारे दिल दिमाग को घेर लिया है, जिससे कि तुम सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हो। तो वो प्रॉब्लम पर फोकस रहता है। परामर्श की जो प्रक्रिया है वो मधुर और सहयोगात्मक वातावरण से ही संभव है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जब दो व्यक्ति के बीच में कोई रिलेशन की बात कर रहे हैं कि आपस में बातों का जो आदान प्रदान हो रहा है, जब मधुर संबंध होंगे तभी व्यक्ति अपने मन की बात आपको बताएगा, प्रॉब्लम को शेयर करेगा। अगर वो सहयोगात्मक वातावरण नहीं प्राप्त होगा उसे, तो वो अपनी कोई मन की बात आपसे शेयर ही नहीं करेगा। जब आप उसके बात वो शेयर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम पे नहीं पहुंच पाओगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो इस तरह से हमने कहा कि परामर्श की प्रक्रिया मधुर और सहयोगात्मक वातावरण से ही संभव है। जो परामर्श में परामर्शदाता तथा प्रार्थी दोनों का समान महत्व होता है। यानी यहाँ पर दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई देने वाला भी है और लेने वाला भी, जब तक देने वाले को लेने वाला नहीं मिले और लेने वाले को देने वाला नहीं, तो दोनों का समान महत्व है। तो परामर्श की ये प्रकृति आपने समझी, विशेषता समझी। चलिए अब हम बात करते हैं परामर्श के क्षेत्रों के बारे में या प्रकार के बारे में। फील्ड्स और फॉर्म्स ऑफ काउंसलिंग, कितने प्रकार के परामर्श होते हैं। तो अपन यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं व्यक्तित्व परामर्श। जब हमें पर्सनालिटी से लेकर के से संबंधित चीज़ों का हमें परामर्श देना पड़ता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम व्यक्तिगत उसके जो संवेगात्मक समस्याओं का समाधान करते हैं, वो व्यक्तित्व से जुड़ी बातें आ जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात कहें कि मित्रों का अभाव होना, अकेलापन होना, हीनता की भावना, तो ये उसके व्यक्तित्व से जुड़ी बातें हैं जिन समस्याओं पर हमें ध्यान देना पड़ता है।
स्कूल में भी इस तरह से बच्चे जो है अपनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो परामर्श जो है उसके अभाव में क्या होगा, जैसे अगर हम नहीं देते पाते तो बच्चा जो है वो हमेशा अप्रसन्न रहेगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसका मन जो है वो विचलित रहेगा। तो आप यहाँ देखते हैं कि व्यक्तित्व से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर जब परामर्श दिया जाता है तो वो पर्सनैलिटी काउंसलिंग कहलाते हैं। वैवाहिक परामर्श, मैरिज के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं उस पर काउंसलिंग की जाती है, कि आजकल देखते हैं कि बड़ी परंपरा चली है वैवाहिक परामर्श की भी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवन साथी जो हमें चुनने के लिए हम सुझाव मांगते हैं, व्यक्तित्व की जो यहाँ उसको कैसा है, हम किस तरह से हम किससे विवाह करें, है ना। प्रार्थी जो है वो वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं भी उभर रही हैं जब विवाह कर लेने के पश्चात, उसे सुलझाने के लिए भी परामर्श लेते हैं। तो व्यवहारिक जैसे अपन समस्याएं कई कारण से भी होती हैं, परिवार में जो घट रही हैं समस्याएं उनको दूर करने के लिए इस तरह के परामर्श की आवश्यकता आज बढ़ती चली जा रही। तो ये वैवाहिक परामर्श हो गया। शैक्षिक परामर्श, ये भी एक अच्छा परामर्श का ही एक अच्छा प्रकार है जिसमें एजुकेशनल काउंसलिंग दी जाती है। इसमें हम विद्यार्थियों को ये समझा सकते हैं कि कौन सा पाठ्यक्रम आपके लिए अच्छा है, आप किस विषय का चुनाव करें, आपकी अभिरुचि क्या है, आपकी क्षमताएं क्या है, आप किस ओर आपका विषय किस विषय की ओर आपका झुकाव है ना। इस तरह से हम विद्यार्थियों को उसकी जो शैक्षिक शिक्षा में जो आ रही समस्याएं उसका निदान करने के लिए हम शैक्षिक परामर्श देते हैं। अब आता है मनोचिकित्सात्मक परामर्श। यहाँ पे बात आती है कि ये जो है मनोचिकित्सा, ये एक जो व्यक्ति प्रशिक्षित व्यक्ति देता है, जिसमें व्यक्ति को जो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है या भावनात्मक रूप से कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या कुंठा है या किसी परेशानियों से गुजर रहा है, तो यहाँ दोनों उसके समायोजन को, यानी जो मन में जो भी प्रॉब्लम है जो उसके मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है, तो यहाँ पर प्रॉपर काउंसलर होता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं इस तरह की। तो मनोचिकित्सात्मक परामर्श आज महती आवश्यकता हो गई है। आज सभी को वर्तमान जीवन में कहीं ना कोई समस्या घिरी हुई है जिसमें मनोचिकित्सक जो है वो उसकी समस्या का निदान कर उसे वर्तमान जीवन से जोड़ता है। फिर आता है नैदानिक परामर्श, क्लिनिकल काउंसलिंग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नैदानिक परामर्श। जो नैदानिक परामर्श है वो नैदानिक मनोविज्ञान से समानता रखता है, क्योंकि नैदानिक मनोविज्ञान में हम जो समस्या में घिरे लोग हैं उनकी मनोविज्ञान के आधार पर हम उनकी समस्या का निदान कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी वही है क्लिनिकल काउंसलिंग भी, कि भाई जो उसे ट्रीटमेंट उसकी प्रॉब्लम्स पर आधारित होता है, किस तरह का हमें निदान देना है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट देना है। तो हमें उनसे वार्तालाप करके, काउंसलिंग करके हम परामर्श दे सकते हैं कि उसकी समस्या का निदान कर सकते हैं क्लिनिकली। इसी तरह से व्यावसायिक परामर्श की बात करें, आज बच्चों को जो 10th के बाद हमें कौन सा विषय लेना है और वोकेशन उनको अपनाना है, व्यवसाय अपनाना है, आज ये समझने में जो इस तरह की जो काउंसलिंग है वो बहुत अधिक रोल प्ले करती है। क्योंकि इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, जब बच्चा अगर वोकेशनल काउंसलिंग लेता है तो वो अपने इंटरेस्ट को समझ पाता है, अपनी एबिलिटीज़ को समझ पाता है, अपने तरीके को समझ पाता है, या वो फ्यूचर में किस व्यवसाय के लिए सुटेबल है, वो उसको जो वो स्वयं नहीं जान पा रहा था वो काउंसलर के द्वारा उसको मदद मिलती है। तो अगर वो काउंसलर उसकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करके, उसकी पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व करके अगर उसे सजेशन दे रहा है तो मेरे हिसाब से उसके लिए वो प्रोफेशन जो है वो बेटर सिद्ध होगा। इसी तरह से प्लेसमेंट वाला स्थानांतरण परामर्श,
ये होता है, कई बार होता है प्लेसमेंट के समय भी बहुत सारी काउंसलिंग की आवश्यकता हो जाती है। एक प्लेसमेंट के पहले और एक प्लेसमेंट के बाद। जैसे अगर प्लेसमेंट के पहले कई बार होता है कि बच्चा जो है वो अपने आप को उस योग्यता के अनुरूप नहीं पाता है, प्लेसमेंट के अनुरूप नहीं पाता, तो कई प्रॉब्लम्स में घिर जाता है। और कई बार होता है कि वो जो है बच्चा जो है वो प्लेसमेंट मिल जाने के बाद भी कई प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ देखते हैं कि भाई आपने वर्क के प्रति असंतुष्टि, जो कार्य कर रहा है अभी उसमें भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, या आसपास का उसको वातावरण सकारात्मकता नहीं महसूस कर पा रहा है। ऐसे कई चीज़ें होती हैं प्लेसमेंट के पहले और प्लेसमेंट के बाद। तो इस तरह से जो उससे जुड़ी बातें हैं, प्लेसमेंट से जुड़ी बातें, उस पे यदि हम काउंसलिंग देते हैं तो उसे प्लेसमेंट काउंसलिंग कहते हैं। तो अब आपने प्लेसमेंट के प्रकार समझ लिए। अब हम बात करते हैं परामर्श प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। यहाँ पे बात आती है कि व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत। यहाँ मैं आपको बात समझा दूँ कि ये मूलभूत सिद्धांत में इसीलिए आता है कि इसमें एक परामर्शदाता होता है और एक परामर्श लेने वाला होता है। दोनों को व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली सम्मान बराबर दिया जाता है ना, तभी ये प्रक्रिया संभव हो पाती है। यानी देने वाला और लेने वाला दोनों की व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं उसका आदर किया जाना, और फिर परामर्श की प्रक्रिया संपूर्ण हो पाती है। ये परामर्श की प्रक्रिया का मैं कहूँगी महत्वपूर्ण अंग भी है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। इसी प्रकार से व्यक्ति के साथ सोचने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद द इंडिविजुअल। यहाँ जब हम एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देते हैं तब हम क्या कर पाते हैं, उसी की तरह सोच समझ पाते हैं। यानी हम दूसरे की भावनाओं को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं। तब हम ये देख पाते हैं कि जो उसका सोचने का ढंग कैसा है, वो किस तरह से सोच रहा है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से हम व्यक्ति के साथ सोचने का सिद्धांत में हम व्यक्ति की समस्या की जड़ तक पहुंच पाते हैं। फिर स्वीकृति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, कि भाई आप उस प्रॉब्लम पर आप पहुंच रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर पाते हैं प्रॉब्लम क्या है, अब उसे हम किस तरह से दूर करना है, स्वीकृति की देना है। यहाँ पे बात आती है कि दोनों देने का अधिकार, जो लेने का अधिकार, देने का, यहाँ पे स्वीकृति मिल रही। जो प्रॉब्लम के बारे में हम सॉल्यूशन बता रहे हैं तो सामने वाला भी उसे एक्सेप्ट कर रहा है। उपयुक्तता का सिद्धांत, यहाँ पे बात आती है कि अब हर आपका वातावरण कैसा हो रहा है, अनुकूल होने लग जाता है। उपयुक्तता में कुछ आशाएं बंध जाती हैं, जो विचारधाराएं हैं उनके एक दूसरे के प्रति एक धारणा बनने लग जाती है, उपयुक्तता दिखने लग जाती है, उपयोगिता समझ में आने लग जाती है, इम्पोर्टेंस समझ में आने लग जाती है। तो इस तरह से उपयुक्तता का सिद्धांत बनता है। फिर लोकतंत्रीय आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी विद द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे लोकतंत्र आदर्श की बात क्यों करने लगे, डेमोक्रेसी की बात क्यों करने लगे? आप देखिए, मैंने पहला सिद्धांत बताया व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, यानी यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को आपस में सम्मान दिया जा रहा है, देने वाला और लेने वाला, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को सम्मान दिया जा रहा है, उसकी भावनाओं को समझा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग अलग है, उसकी अपनी अपनी सोच है, अपना तरीका है, तो हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है, किसी की बात को स्वीकारना, किसी की बात को सम्मान देना, सभी की। तो यहाँ पे परामर्श कैसा हो रहा है, लोकतंत्रीय आदर्शों पर आधारित दिखाई दे रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मानने वाला दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से निरंतरता दिखाई दे रही है कि सभी की अपनी एक सोच है, अपना एक ढंग है, तो वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से सभी स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से यह सिद्धांत जो है लोकतंत्रीय आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत सिद्ध होता है। फिर सीखने का सिद्धांत, यहाँ पे बात आती है कि
जो परामर्श की प्रक्रिया है उसमें सीखने के तत्व हमेशा विद्यमान रहते हैं। सिखाने वाला भी कुछ सीखता है और सीखने वाला भी कुछ सीखता है, यानी यहाँ पर निरंतरता हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगी। ये हुए परामर्श की प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत, आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, परामर्श देने की क्या क्या विधियां हैं, किस तरह से हम परामर्श देते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा परामर्श देने की क्या क्या विधियां हैं। पहला आ जाता है मधुर संबंध बनाना, क्योंकि हमें काउंसलिंग देनी है। काउंसलिंग दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर अंतःक्रिया है। अब काउंसलिंग देने में सबसे पहले जो है एक रैपो क्रिएट करना है, एस्टैब्लिशिंग रैपो, क्योंकि जितना मधुर संबंध होगा दो व्यक्तियों के बीच में, इंसान जितना सहज होगा तभी अपनी अभिव्यक्ति देगा। अपने मन में क्या छुपा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, वो खोल पाएगा अपने मन को। तभी परामर्शदाता उसकी समस्या का आकलन कर उसकी समस्या का निदान कर पाता है। अब क्या हो गया, सबसे पहली टेक्निक हो गई मधुर संबंध बनाना। फिर है आत्मबोध उत्पन्न करना, कल्टिवेटिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर बात आती है कि व्यक्ति जो है स्वयं का आत्मबोध उत्पन्न होता है, यानी अपने आप को समझना। आत्मबोध मतलब स्वयं को समझना। तो अभी क्या हो रहा था, समस्या में घिरा हुआ है, वो कैसे अपने आप को समझेगा। तो यहाँ जो परामर्शदाता जो है वो बड़ी भूमिका निभाता है। वो क्या करता है, एक मेथड अपनाता है जिसमें वो स्वयं उसकी समस्याओं पे, वो अपनी समस्याओं पे प्रकाश डाल पाता है, यानी आत्मबोध अपने अंदर उत्पन्न कर पाता है। साथ ही साथ क्रिया के लिए कार्यक्रम का नियोजन और सुझाव। जो क्रिया मतलब कौन सी, परामर्श की जो क्रिया काउंसलिंग है उसमें जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, कैसे हमें काउंसलिंग देना है, क्या एडवाइस देना है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। ये टेक्निक कि पहले से आप प्लान कीजिए, पहले से आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए। फिर मौन धारण कर लेना, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। कई बार होता है कि हम प्रॉब्लम्स को समझाते हैं मगर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। मौन धारण कर लीजिए। व्यक्ति मौन में भी बहुत कुछ कहता है, और मौन अपने आप में पूरा का पूरा क्या कहते कन्वर्सेशन है। बिना बोले भी आप कुछ बात कह देते हैं। तो कन्वर्सेशन बोल के भी होता है और मौन धारण करके भी होता है। तो व्यक्ति पर किस बात का कैसा प्रभाव पड़ रहा है यह आप पर निर्भर करता है, आपको देखना पड़ेगा। मौन धारण करके भी आप उसे परामर्श दे सकते हैं। स्वीकृति का तो क्या होता है, जब आप इस तरह से प्रक्रिया अपना रहे हैं तो सामने वाला भी अब आपको मौन धारण करके कई तरह से तो आप स्वीकृति देना शुरू कर देता है कि आपको क्या समस्या है, या मैं अपनी समस्या के प्रति अब आपको स्वीकृति दे रहा हूँ कि अब आप समझें इसे। स्पष्टीकरण, तो वो अब साथ ही साथ वह उसे समझाना शुरू करता है, क्लैरिफाई करता है क्या प्रॉब्लम है, स्पष्टीकरण देता है। और रीस्टेटमेंट, अब पुनः कथन कि प्रॉब्लम फिर से बात करते हैं कि समस्या क्या थी, क्यों हुई, किस प्रकार हुई। तो इस तरह से टेक्निक के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। मान्यताएं कि भाई आपकी जो भी मान्यता है या आपका एक अपना सोचने का ढंग है, हमें सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप जिन परिवेश में बड़े हुए हैं, जिस कल्चर में बड़े हुए, उसके आप सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो हमें हर बात का ध्यान में रखना है, फिर प्रश्न पूछना है ना, कि काउंसलिंग में किस तरह से सब बातों को, वातावरण को, उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फिर हमें प्रश्न पूछना है। फिर हमें क्या करना है, सारांश स्पष्टीकरण देना है, समरी क्लैरिफिकेशन देना है कि अभी हमने क्लैरिफिकेशन किया था, अब हम उसे समरी फॉर्म में कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, अब हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। हास्य रस की बात करेंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वातावरण को एक लाइट बनाने के लिए ये बहुत ही अधिक रोल प्ले करता है, क्योंकि हाँ, एकदम नीरस वातावरण में चीज़ें सामने नहीं आ सकती। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और हेल्दी हास्य रस के द्वारा ही हुआ। हास्य रस ही घोलता है, एनवायरनमेंट को लाइट करता है। तो चीज़ों के आप उस परिस्थितियों को आप क्या कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, जिससे कि अच्छा एक तारतम्य बने। उसके साथ ही साथ विश्लेषण की बात करेंगे, जो
जो प्रॉब्लम है उसे आप अब डायग्नोज कर पाएंगे, प्रॉब्लम क्या है, और आश्वासन दे पाएंगे कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और परित्याग कराना, कुछ जो समस्याएं जो हम पकड़े बैठे रहते हैं उन सारी समस्याओं का परित्याग कराना, कुछ चीज़ें नेगेटिव चीज़ों को हटाना, क्योंकि जब नेगेटिव हटेगा तभी पॉजिटिव आ पाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, परामर्श की जो विधियां थी वो टेक्निक्स को समझा, किस तरह से परामर्श दिया जाता है। अब परामर्शदाता की भूमिका क्या होती है, जो काउंसलर है उसका क्या रोल होता है, तो चलिए उसका रोल समझते हैं। अगर आप काउंसलर हैं तो आपकी भूमिका क्या है, कि संपूर्ण व्यक्ति हेतु आदर, है ना, रिस्पेक्ट फॉर होल पर्सन। तो जो व्यक्ति है उसकी सारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, एक दूसरे को आदर करना है या सम्मान देना है। और निर्णय प्रक्रिया के विषय में सूचना प्रदान करना, यहाँ पे बात आता है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि भाई जो भी आप निर्णय ले रहे हैं इस प्रक्रिया के अंतर्गत तो विषय में उसको सूचनाओं को प्रदान करना, यहाँ पे प्रोवाइड करना कि भाई ये आपके लिए अच्छा है, आपको ये करना चाहिए, इन चीज़ों को फोकस करें। परामर्शदाता द्वारा प्रश्न पूछना, अब जो काउंसलर उसकी भूमिका यही रहती है भाई, कि निर्णय ले लिया, उसको रिस्पेक्ट दिया, उसको इन्फॉर्मेशन दी, फिर उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर उन प्रश्न पूछने से सूचनाओं को इकट्ठा करना और उनका परीक्षण करना। अब जो प्रश्न पूछे हैं उससे क्या मिल रही है, हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब इन्फॉर्मेशन को हम टेस्ट करेंगे कि सही में ये बात सही है कि नहीं, वो टेस्टिंग के द्वारा होगा। फिर विद्यार्थियों के व्यवहार में सुधार लाने में सहायक, जब हमने उसकी प्रॉब्लम को समझ लिया तो हम उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं कि नहीं, सुधार ला सकते हैं कि नहीं। जैसे कोई बच्चा चिड़चिड़ा है या उसे कोई और डिप्रेशन की शिकायत है, आपने उसे काउंसलिंग की, उसकी समस्या को दूर किया, तो अब आपने देखा कि वह बच्चा जो है एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करने लगा, तो आपने उसके क्या कर दिया, व्यवहार में जो है परिवर्तन ला दिया। ऐसी बात करेंगे कि परामर्शदाता जो है सलाहकार के रूप में, क्योंकि परामर्शदाता देखा जाए तो एक सलाहकार ही है, एडवाइस ही देता है। आपको मानना ना मानना आपके हाथ में है। यदि आप मानते हो तो उसके एडवाइस को, तो आप अपने उसमें प्रॉब्लम्स को हल करने में एक सहयोगी की भूमिका वो अदा करता है और वो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। सेवार्थी के सामाजिक वातावरण के विषय में सूचना देना, कि भाई आपका सोशल एनवायरनमेंट किस तरह से है, आप उस सोशल एनवायरनमेंट के प्रति किस तरह से रिएक्ट करो, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक, जैसा मैंने अभी कहा कि अब जो था डायग्नोज हो जाने के बाद अब आप समझ पाएंगे कि उसके व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है ना। अन्य लोगों के साथ परामर्शदाता का वार्तालाप, क्योंकि आप परामर्श के समय अपन और लोगों से भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके टीचर्स हो सकते हैं, उसके सहयोगी हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अन्य लोगों के साथ भी वार्तालाप करनी पड़ेगी। मानवीय तथा मानक आंकड़े एकत्रित करना, यहाँ पे जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड हो रहा है ना। ये मानकीकृत होता है, जिसके द्वारा ही हम जो निष्कर्षों पे पहुंच रहे हैं वो सही होते हैं। यानी यहाँ पे हर कोई काउंसलिंग नहीं दे सकता है। जो काउंसलर होता है, जिसे अपॉइंट किया गया है, जिसने स्टडी की है, जिसने पढ़ाई की है या प्रॉपर डिग्री ली है, वही स्टैंडर्डाइज आंकड़े इकट्ठे कर पाता है। अन्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विषय में भी सूचना देना, कि और भी कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं उनके बारे में भी सूचनाएं देना। तो इस तरह से परामर्शदाता की क्या भूमिका है ये आपने समझी। अंत में चलूँगी कि परामर्शदाता की भूमिका के बाद परामर्शदाता की क्या विशेषताएं हैं। आखिरी बात कर रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर। जो काउंसलर हैं उनकी व्यक्तिगत क्या विशेषताएं हैं और अनुभव के अनुरूप उनकी क्या विशेषताएं। व्यक्तिगत को समझ लेते हैं कि उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ कॉपरेशन होना चाहिए, साथ ही साथ दूरदर्शिता होनी चाहिए, यानी प्रॉब्लम को दूर से देख करके ही समझ लेना। विनम्र स्वभाव होना चाहिए, यानी हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने के लिए विनम्र स्वभाव आवश्यक होता है।
रचनाओं की व्यापकता होनी चाहिए उसमें। सोच में उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, तभी तो वो चीज़ों को ढंग से समझ पाएगा। चुंबकीय आकर्षण सबसे ज़रूरी होता है काउंसलर में। ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होना चाहिए जिससे कि वो अपनी बातों से सामने वाले को आकर्षित करे, तभी वो उस पर विश्वास करेगा और अपनी चीज़ों को अपनी सामने रखेगा। और प्रशिक्षण और तथा तैयारी, क्योंकि भाई उसकी व्यक्तिगत रूप से वो ट्रेंड होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए कोई भी काम करने के पूर्व। तो ये व्यक्तिगत रूप से उसके अंदर ये विशेषताएं होती हैं। अनुभव पर बोलें तो अनुभव कैसे होने लगता है कि परस्पर संबंध, जो अपन ने प्रक्रिया बोली कि परामर्श की जो प्रक्रिया परस्पर संबंध पर आधारित है, तो बार बार जब अपन इस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते तो उसे काफ़ी अनुभव होने लग जाता परस्पर संबंध का। व्यक्तिगत सामंजस्य अच्छे से बिठा पाता है, जीवन दर्शन को अच्छे से समझ पाता है, उसमें नेतृत्व की भी क्षमता होती है, अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण होता है, और शैक्षिक पृष्ठभूमि और विद्वत्ता की शक्ति, पढ़ते पढ़ते उसमें काफ़ी नॉलेज जो है, वो अनुभव जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो ये हुई परामर्शदाता की विशेषता। मैंने आपके साथ परामर्श का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषता, उसके क्षेत्र, परामर्शदाता की भूमिका, उसकी विशेषताएं, टेक्निक्स, ने सारी चीज़ों पर चर्चा कर ली है। आई होप आपको परामर्श क्या है आप समझ पा रहे हैं और इसका उपयोग अपने समस्याओं के निदान में कर पाएंगे। धन्यवाद।